तारीख 14 अगस्त साल 1947। भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले का दिन और इसी दिन भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। पहला बनाया गया भारत जो कि पहले से था और दूसरा बना पाकिस्तान। बंटवारे का वो पल इतना भयानक और दर्द भरा था कि उसने लाखों बेकसूर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। किसी को कारोबार छोड़कर भागना पड़ा तो किसी को अपना घर बार छोड़कर, किसी का परिवार पीछे छूट गया तो किसी का सब कुछ लुट गया। लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों बेकसूर लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि आजादी से पहले उन्हें क्या खोना पड़ सकता है। जो लोग आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे उन्हें पलायन की तैयारी करनी पड़ी और जान को जोखिम में डालकर उन्होंने हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करने का फैसला किया। अगला दिन 15 अगस्त भारत का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देश को भले ही अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन अंग्रेज जाते जाते अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। ऐसी स्थिरता देकर गई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात तो आप ताजा देख ही सकते हैं कि वो देश आज तक स्थिर नहीं हो पाए हैं। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां प्रिंसेस पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया था, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे। अपने ही देश में लोग शरणार्थी बन गए थे और मजहब के नाम पर उनकी जान पर बनाई थी। आज की वीडियो में हम आपको 77 साल पीछे उस समय में लेकर जाने वाले हैं जो हमारे लिए एक सुनहरा पल तो बनने वाला था, लेकिन उसकी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। साथ ही हम आपको आजाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने आज तक पहले कभी नहीं देखी होंगी। हमारा भारत, जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहा करते थे। जहां साल 1857 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर लड़ी थी, उसी देश के लोगों ने अपने 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। कुछ सियासी लोग ऐसे थे जिन्हें देश की सबसे बड़ी गद्दी चाहिए थी और इसी गद्दी को पाने के लिए उन्होंने देश का बंटवारा करवा दिया। आजादी के समय जब देश का बंटवारा हो रहा था तब देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों में बहने वाली नदियां ओवरफ्लो हो चुकी थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगस्त का महीना है, भारत में कितनी जगह बारिश हो रही है और कितनी जगह पर बाढ़ का माहौल है। यही वो समय था दोस्तों जब देशवासियों को अपने ही देश में रहने का डर सताने लगा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, दूसरी ओर लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे। दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की हालत कुछ इस कदर हो चुकी थी कि लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर थे। जिन्हें ट्रेन नहीं मिले वो ट्रकों में बैठकर देश छोड़कर जा रहे थे। कुछ लोग गाड़ियों में बैठकर भाग रहे थे तो कुछ साइकिल में सामान लाद कर भाग रहे थे और कुछ पैदल ही चल पड़े थे। ये वो मंजर था जब करोड़ों लोगों के लिए आजादी तो एक वरदान साबित होने वाली थी, दूसरी ओर करोड़ों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना एक काले सपने से कुछ कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की दास्तान तो आजादी से कई साल पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर जहर भर दिया था और कुछ लोग कौम के नाम पर इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने देश के बंटवारे को भी दरकिनार कर दिया और कहा हमें अपना अलग देश चाहिए। उन्हें देश के बंटवारे से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो एक अलग देश चाहिए था जो कि सेकुलर ना होकर एक मजहबी देश बने। जिसे कई पॉलिटिकल लीडर ने तो धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टी बना डाली थी। जैसे मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से पहले एक जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर सही बोली थी कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। यह हालात आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं और अभी ताजा जहां पर लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में सियासी हलचल है, सियासी बगावत है, उसमें भी हिंदू को शिकार बनाया जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की शर्त पूरी भी हुई जब उन्होंने नए मुल्क बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ ली थी। तब भारत से ही एक अलग देश बनकर तैयार हो गया था और साथ ही भारत का एक दुश्मन भी। इसके बाद वो अपनी मनपसंद कुर्सी पर जा बैठे। देश के बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं ने
मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दिया था, ऐसा कहा जाता है। परंतु इस बात का एक पक्ष है, क्योंकि गद्दी के लालची तो नेहरू भी थे। कई इतिहासकार बताते हैं कि पंडित जी के बंटवारे से एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्हें खुशी भी थी कि वो नए देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 14 अगस्त की शाम जब जवाहरलाल नेहरू, पद्मा नायडू और इंदिरा गांधी के साथ घर बैठे थे और आजादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनकी फोन की घंटी बजी और फोन उठाते ही नेहरू जी ने जो खबर सुनाई, उसके बाद उनका चेहरा लाल पड़ गया, आंखों से आंसू आ गए और शरीर में सिहरन पैदा हो गई, क्योंकि लाहौर के एक नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों को पानी की सप्लाई काट दी थी। इससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जब पानी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उसी समय उनका शिकार किया जा रहा था। यहां से शुरू होने वाले दंगे देखते ही देखते पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल रहे थे। लोग मरने मारने को तैयार हो चुके थे। अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, हमने नियति के साथ एक वादा किया था और समय आ गया कि हम अपना वादा पूरा करें। शायद पूरा नहीं, लेकिन आज जहां तक हो सके वहां तक। ट्विस्ट विद डेस्टिनी नाम की पंडित जी का एक भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में आवाम देश की इस आजादी की कीमत चुका रही है। उस दौरान भारत और पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप में लोगों की क्या हालत थी, वो देखने के बाद आपकी आंखें नम हो सकती हैं। कैसे तब छोटे छोटे बच्चे नल के आगे बाल्टी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर काफी देर तक चलने के बाद उन रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं जहां इनके रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है। बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में गर्म जमीन पर बैठकर अपना शरीर जला रहे हैं। बच्चों के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं बचे। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले परिवार आज शरणार्थी बन चुके थे। महिलाएं अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही थी। भूख से तड़पने की वजह से बच्चों का शरीर कुपोषक हो चुका था, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे थे। ट्रेन के हालात तो तब ऐसे थे कि लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में पाकिस्तान से भारत पहुंचना था। और लाहौर में लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो ये लोग जल्दी से ट्रेन पकड़ सके। ट्रेन के न सिर्फ डब्बे बल्कि ऊपर के खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए थे, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा बचने की कुछ उम्मीद थी। दिल्ली में कुतुब मीनार 1947 में आजादी के समय कुछ अलग ही दिखता था, जिसके आसपास के इलाके बंजर थे और वहां राजाओं के कुछ पुराने टूटे फूटे महल और खंडहर मौजूद थे। कुछ लोग आजादी का जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे थे और आजादी के समय दिल्ली जश्न का माहौल था। दिल्ली के लाल किले में 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश का तिरंगा फहरते हुए देखने पहुंचे थे। 250 साल तक गुलामी की जंजीरों में बंद कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी दी थी, तब उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वो सर ऊंचा करके बैंड बाजे और परेड के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें बैंड बाजा क्या, उन्हें इस तरह से विदा करना चाहिए था कि वो कभी किसी देश पर हमला करने की ना सोचें, किसी देश पर अपना अधिकार जमाने की ना सोचें। मार्च 1947 में जब अर्ल लुइस माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना दिल्ली आई थी, तो उनके स्वागत के लिए एक शानदार परेड निकाली गई थी। इसके बाद आने वाले महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के पास बैठे लुइस माउंटबेटन ने अगस्त में भारत को आजादी देने की बात कही थी। साथ ही देश के 2 टुकड़े में बांटने का फैसला भी किया गया था, जिसमें भारत को शांति से आजादी दी जा सके। लेकिन असल में जो हुआ उसके बारे में सोचकर आत्माएं सिहर उठती हैं। उस समय कुछ घटनाओं को सुनकर तो आपकी आंखें नम हो जाएंगे। कुछ लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। हाथ में थाली लिए हमारे रिफ्यूजी कैंप में देशवासी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबी लाइन में लगे थे। जब उन्हें खाना मिल रहा था, तब उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसे अगर आप देख ले तो यकीनन रो पड़ते। ये कहना भी गलत नहीं होगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेताओं ने इतने मुश्किल हालातों में देश को संभालने की कोशिश की, और आज हम भारतीय ब्रिटेन से भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मगर अफसोस की बात है कि ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए जो भारत के इतिहास में खून के लाल अक्षरों में दर्ज हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयों की तरह विदा किया गया। 27 अगस्त 1948 के दिन जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया। होना तो यह चाहिए था कि जितने भी ब्रिटिशर्स यहां पर बचे हुए थे, उन्हें अपनी जान बचाकर भागनी पड़ती।
जैसे भारत और पाकिस्तान के लोग पलायन के वक्त भाग रहे थे। उन्हें महसूस होना चाहिए था वो पल, उन्हें महसूस होना चाहिए था उनका किया गया वो करतूत जो उन्होंने भारत के नक्शे में कर दिया था। लेकिन देश के नए शहंशाह को कुछ और ही पसंद था। उन्हें बैंड बाजे के साथ बारातियों की तरह विदा किया गया। ये हम भारतीयों के अच्छे संस्कार हैं कि जब दुश्मन आपको परेशान न करे तब उसके लिए हम अच्छा व्यवहार ही करते हैं। खैर, ये हम सब भारतीयों की परंपरा है कि हम घर आए मेहमान और जिनके साथ हमने कोई समझौता किया उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अंग्रेजों को भी उसी पलायन का दर्द सहन करवाना चाहिए था, या फिर उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा करना सही है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।